क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक 100 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। और प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन धर्म का स्वरूप नहीं है? वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, पर धर्म। तो धर्म का स्वरूप नहीं, पर धर्म। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई थी? 1862, 1872, 1882, 1892। तो भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद या जातिवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है राष्ट्रवाद। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू किया गया? 1960 से 1970, 1970 से 1980, 1980 से 1900, 1990 से 2000। तो भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू किया गया था? 1960 से 1970 के दशक में लागू किया गया था। ठीक है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद 5वां नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी? डी.एन. मजूमदार, आर.के. मुखर्जी, सोरोकिन, एम.एन. श्रीनिवास। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा दिया था मेरे प्यारे बच्चों एम.एन. श्रीनिवास ने। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में, 1956 में, 1961 में, 1984 में। दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 1961 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? 73वां। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। फिर 8 नंबर प्रश्न है, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? माल्थस हैं, जोहान गुटेनबर्ग है, मार्क्स हैं, दुर्खीम है। एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक हैं माल्थस। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? बाबा साहेब अम्बेडकर, एम.एन. राय, बी.पी. वाडिया, महात्मा गांधी। तो बी.पी. वाडिया। 1918 में मजदूर संघ की स्थापना किया था बी.पी. वाडिया ने। 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? बी.पी. वाडिया ने। ठीक है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, बाजार क्या है? एक संस्था है, एक समुदाय है, एक समिति है, एक समूह है। तो बाजार एक संस्था है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए आपके एक एक नंबर के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक गतिविधियों से अलग थलग कर दिया जाता है। इसके बाद है नातेदारी के प्रमुख प्रकार लिखिए। तो नातेदारी के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, रक्त संबंध, इसमें माता पिता और भाई बहन होते हैं। वैवाहिक संबंध, इसमें पति पत्नी ससुर सास होते हैं। कृत्रिम संबंध, इसमें गोद लिए बच्चे और सांस्कृतिक संबंधित होते हैं। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिकता निवारण के लिए शिक्षा को बढ़ावा, समानता पर आधारित कानून, सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक समन्वय, धार्मिक सहिष्णुता और संवाद को प्रोत्साहित करना आवश्यक होता है। ठीक है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता और तीसरा है सरल सामाजिक संरचना व सामूहिक निर्णय प्रक्रिया। इसके बाद है 15 नंबर,
साक्षात्कार पद्धति की सीमाएं बताइए। तो साक्षात्कार पद्धति की सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला है उत्तरदाताओं की पूर्वग्रह पूर्ण या असत्य जानकारी, समय और संसाधनों की अधिक आवश्यकता, साक्षात्कारकर्ता के दृष्टिकोण का प्रभाव। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, आधुनिकीकरण के 3 विशेषताएं बताइए। तो आधुनिकीकरण के 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है शहरीकरण और औद्योगिकरण, जिसमें पारंपरिक ग्रामीण जीवन से शहरी औद्योगिक जीवन की ओर बदलाव होता है। दूसरा है तकनीकी विकास, जैसे मशीनरीकरण, कृषि और संचार साधनों में उन्नत तकनीकों का प्रयोग। इसके बाद है तर्क संगत व वैज्ञानिक सोच का विकास, जो पारंपरिक विश्वासों के स्थान पर वैज्ञानिक तर्क संगत विचारों को महत्व देता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। इसके बाद है 17 नंबर, समाज में कानून की क्या भूमिका है। समाज में कानून एक मूलभूत ढांचा प्रदान करता है जो व्यवस्था बनाए रखता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और सामाजिक परिवर्तनों को सुगम बनाता है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नगरीकरण की 3 विशेषताएं। तो नगरीकरण की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। शहरों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, विभिन्न सांस्कृतिक व सामाजिक समूहों एक साथ आना और लोगों के जीवन जीने के शहरी तरीके को अपनाना। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। सामाजिक आंदोलन विभिन्न उद्देश्यों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना, अन्याय, असमानता या विडंबनाओं को संबोधित करना, या विशिष्ट सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना और समाधान खोजना। इसके बाद है 20 नंबर, समूह की विशेषताएं लिखिए। समूह की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। सदस्यों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया, समान हितों और लक्ष्यों का होना, सदस्यों का हम की भावना और एकता का भाव, समूह के सदस्यों के बीच जागरूकता और एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना तथा समूह के लिए विशिष्ट मानदंड या नियम होना। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेंगे आपको। भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो भारत में जनजातियों की वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है, जिसमें प्रमुख है भौगोलिक वितरण, भाषा, नस्लीय विशेषताएं, आर्थिक गतिविधियां और सांस्कृतिक। भौगोलिक रूप से इन्हें उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में बांटा गया है। भाषाई आधार पर ये इंडो आर्यन, द्रविडियन, तिब्बती, वर्मी और ऑस्ट्रिक समूहों में विभाजित हैं। इसके अलावा इन्हें शारीरिक विशेषताओं जैसे मंगोलाइड या द्रविड़ के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद है आर्थिक विकास आधार पर शिकार करने वाले, खेतिहर और मजदूरी करने वाले समूहों में इनका विभाजन किया जाता है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय समाज में धर्म के महत्व की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज में धर्म का महत्व गहरा है, क्योंकि यह जीवन जीने का तरीका, नैतिकता और सांस्कृतिक पहचान प्रदान करता है। धर्म सामाजिक संबंधों, विश्वास प्रणालियों और लोकाचार को आकार देता है, जो विविधता में एकता बनाए रखने में सहायक होता है। इसके बाद है 23 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और नीतिगत फैसलों में भागीदारी का अधिकार होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका चुनाव लड़ना, नीतियां बनाना, सरकार गठन में भाग लेना और जनता की आवाज़ को राजनीतिक स्तर पर प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। नारी आंदोलन से समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जैसे महिलाओं को अधिकारों की समानता, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिला है। यह आंदोलन समाज में लैंगिक भेदभाव को कम करने, घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाने और महिलाओं की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है 25 नंबर, उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया। उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को आधुनिक तकनीक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सेवा क्षेत्र के विस्तार के माध्यम से प्रभावित किया है। यह नई नौकरियों के अवसर प्रदान करता है, लेकिन साथ ही अस्थायी, गैर अस्थायी रोजगार और कौशल की मांग को भी बढ़ावा देता है। इसके बाद 26 नंबर है, भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। भूमिहीन कृषि मजदूरों हितों की रक्षा के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं। पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। इस अधिनियम के तहत इन्हें 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। भूमि सुधार कार्यक्रम, भूमिहीनों को पट्टे पर भूमि देने और बटाईदारी के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। इसके बाद है सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पेंशन योजना और बीमा योजनाएं लागू की गई हैं। कौशल विकास कार्यक्रम, कृषि मजदूरों को वैकल्पिक आजीविका के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।
इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। 27 नंबर है सांस्कृतिक समुदाय से आप क्या समझते हैं, अपना मत दें। अथवा कृषक सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए, इस पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। अथवा करके 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है इसमें से। फिर 28 नंबर है भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। अथवा सामाजिक सुधार आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। फिर 29 नंबर है सामाजिक परिवर्तन में संविधान की भूमिका की विवेचना कीजिए। अथवा भारतीय समाज पर जनसंख्या माध्यमों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।